हेलो बच्चों। इस बुक के सारे चैप्टर्स पाने के लिए आई बटन पे क्लिक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और आप देख रहे होंगे द पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों, ये आईसीएससी क्लास 9 का फिफ्थ चैप्टर है, केमिस्ट्री का फिफ्थ चैप्टर है और बड़ा ही प्यारा चैप्टर है ये। तो इसको बड़े ही मज़ेदार तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की डेट में जो पीरियोडिक टेबल है ना, तो उसको देखते हैं हम। पहले तो इस पे सब पे आते हैं। पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल बताता हूँ, आपकी जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हम पढ़ते हैं, तो वो देख लीजिए। आहा हा, क्या बात है, क्या बात है। तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। क्या बात है, क्या बात है। देखो इतनी मस्त पीरियोडिक टेबल जो हमारी अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो ये है। ठीक है, तो अब ये कहाँ से आई है ना, ये कैसे बनी है ना, इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो थोड़ा सा वेट करिए और अब इसकी हिस्ट्री पे आते हैं। ठीक है, क्यों बनी है ना, किस क्यों रीज़न बनाया, क्यों रीज़न था इसको बनाने के लिए, है ना। हर चीज़ देखते हैं A to Z करके आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं। तो बच्चों अब हम करते हैं इसका इंट्रोडक्शन, है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि बच्चों एंड ऑफ 18th सेंचुरी, तो इस 18th सेंचुरी के एंड में और बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के स्टार्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि हम लोगों ने डिस्कवर कर चुके थे। ह्यूमन ने बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्कवर कर लिए थे। तो अब इतने सारे एलिमेंट्स को जब हमने डिस्कवर किया तो भाई उसको एक जगह पे रखना भी होता है, राइट। ताकि हम आराम से हम देख सके कि यार कौन कौन से एलिमेंट मिल गए हैं, और हम डायरेक्ट एक स्पेसिफिक पीरियोडिक टेबल उसके लिए ऐसा एक ऐसी जगह पे हम उसको रखना चाहते थे ताकि हम उसको मतलब उसको आराम से हमें मिल सके। वो जैसे कि हम एक स्कूल है, स्कूल में देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इतनी सारी क्लासेस है। तो यहाँ पे क्लास क्यों बनाई गई, वहाँ पे क्लास इसलिए बनाई गई है ताकि हम उसको बच्चों को डिस्टिंग्विश कर पाए कि यार ये कौन सी क्लास का, ये कौन सी। तो मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे से रखा गया हर चीज़, है ना। तो इतने सब जब एलिमेंट्स मिल गए तो उसको एक ऑर्गेनाइज वे से रखना ज़रूरी था, इसलिए हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ी, है ना। तो देखो क्या क्या रीज़न रहे होंगे, क्या रीज़न फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या रीज़न है। इट हेल्प्स इन स्टडिंग द एलिमेंट इन द ऑर्गेनाइज, बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज वे से पढ़ना, एक ऑर्गेनाइज वे से एलिमेंट्स को पढ़ने में हमें मदद मिली। ठीक है, और इट हेल्प्स इन कोरिलेटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, और इसने बहुत सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने में भी हेल्प करी कि इसका एलिमेंट ले लिया, इसका एलिमेंट ले लिया, अभी दोनों की प्रॉपर्टीज़ को देखो कोरिलेट करने में हेल्प मिली। तीसरा क्या है कि इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ वन एलिमेंट विद अनदर, बिल्कुल सही। इन दोनों और एक और क्या चीज़ हुई कि भाई दो एलिमेंट में क्या रिलेशनशिप है, इसमें भी मदद हुई, है ना। तो ये कुछ रीजंस थे, ताकि हम ये कुछ रीजंस थे फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे आते हैं तो देखो इन द बिगिनिंग द अटेम्प्ट वर मेड बाय द केमिस्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। और वैसे ठीक है, दो जो शुरुआत में जब हमने एलिमेंट जब स्टार्ट हुई थी, जब पीरियोडिक टेबल अभी बनी नहीं थी, जब स्टार्ट हो रहा था, जब नए नए एलिमेंट्स मिल रहे थे, तो ये किस चीज़ में डिस्टिंग्विश करते थे, ये किन फैक्टर्स में क्लासीफाई करते थे एलिमेंट को। सबसे पहले वो देखते थे भाई इसकी डेंसिटी क्या है, मेलेबल है कि नहीं है, डक्टाइल है कि नहीं है, भाई ये मेटल है कि नॉन मेटल है। तो ये इन चीज़ों से क्या करते थे, डिस्टिंग्विश करते थे। इन चीज़ों से क्या करते थे, ये क्लासीफाई करते थे एलिमेंट को कि भाई ये मेटल है तो इधर रख, नॉन मेटल है तो ये इधर रख, ये डक्टाइल है तो ये इधर, ये मेलेबल है तो इधर, ऐसे कर ये रखते थे, ठीक है ना। फिर बाद में क्या पता चला, बाद में एक साइंटिस्ट है हमारे विलियम पाउट, ठीक है। तो विलियम पाउट ने क्या डिस्कवर किया, वो डिस्कवर द एटॉमिक मास। तो फिर जब इन्होंने एटॉमिक मास डिस्कवर किया तो बहुत सारी चेंजेस टू सिग्निफिकेंस, बहुत सारी चेंजेस आने लगी, है ना। तो देखो यही होता है जब भी कोई भी साइंटिस्ट कोई नई डिस्कवरी करता है तो उसी के पीछे ही सब चलते हैं फिर। तो विलियम प्राउट ने क्या डिस्कवर किया था, एटॉमिक मास डिस्कवर किया ऑफ एन एलिमेंट, और यहाँ से पूरी चेन ही सही होने लगी। तो देखो फर्स्ट इन्होंने क्या किया, एक एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट डिस्कवर किया
अब इससे देखो क्या क्या चेंजेस आने लगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते। तो ये याद रखना कि विलियम पाउट था जिन्होंने एटॉमिक मास डिस्कवर किया था, ठीक है। फिर हमारे थे J.W. डोबिनियर, ठीक है ना। इनको डोबिनियर ट्राइड्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो J.W. डोबिनियर थे जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट थे, ऑर्गेनाइज इन द, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पहले तो इनके बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने किया क्या वैसे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे देखो देखो एटॉमिक मास, यहाँ पे मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको अच्छे से बताएंगे। एटॉमिक मास ऑफ ए मिडल एलिमेंट ऑफ ए ट्राइड वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ एन एटॉमिक मास ऑफ अनदर टू एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइड। बहुत बढ़िया। अब इन्होंने किया क्या देखते हैं भाई। इनका नाम ही देखो डोबिनियर है, ठीक है, WB। तो और इनको डोबिनियर ट्राइड के नाम से जाना गया। तो इन्होंने क्या किया ऐसा, तो देखते हैं। तो इन्होंने क्या करा बच्चों, इन्होंने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो इन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए। लेट सपोज दिस इज एलिमेंट ए, दिस इज एलिमेंट सी, एलिमेंट बी एंड दिस इज एलिमेंट सी, ठीक है। तो इन्होंने 3 एलिमेंट लिए और इनका नाम देखो डोबिनियर ट्राइड। इन्होंने का ट्राइड इसलिए रखा क्योंकि इन्होंने 3 एलिमेंट ऐसे लिए, ठीक है। और तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि भाई जो एटॉमिक वेट ऑफ बी जो होगा, जो इसका जो एटॉमिक वेट होगा वो किसके मीन के बराबर होगा, वो किसके मीन के बराबर होगा, एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस सी। इन दोनों के एटॉमिक वेट के, ए और सी के एटॉमिक वेट के मीन के बराबर होगा, मतलब ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे बता देता हूँ कि डोबिनियर ट्राइड ने बोला क्या था। डोबिनियर ट्राइड ने बोला कि भाई जो एटॉमिक वेट और जो मिडल वाला जो मेरा एलिमेंट है ना ये बी, इसका एटॉमिक वेट क्या होगा भाई, जब एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी इज डिवाइडेड बाय 2, जब मैं इसका मीन करूँगा ना तो वही मेरा एटॉमिक वेट ऑफ बी होगा। ये हमारे डोबिनियर ट्राइब साहब ने बोला था, है ना। तो बड़ा अच्छा सा इन्होंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। तो इसके बहुत अच्छे सक्सेस भी हुआ, ये सक्सेस भी हुआ और इसके कुछ फेलियर्स भी हुए, ठीक है। तो इसके सक्सेस क्या हुए, फेलियर क्या हुए, उससे पहले हम कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ जो एग्जांपल जो उन्होंने दिए, डोबिनियर ने दिए। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि हाँ यार ये था क्या, है ना। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए सर ने। तो उन्होंने क्या एग्जांपल दिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने लिया दी लिथियम, ठीक है। फिर उन्होंने लिया Na और फिर लिया K, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिथियम है उसका एटॉमिक वेट होता है 7, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है देखो, ये तीनों एलिमेंट उन्होंने लिए। तो मुझे अब क्या निकालना है, Na, सोडियम का एटॉमिक वेट निकालना है। तो सोडियम का एटॉमिक वेट कैसे निकलना था, सोडियम का एटॉमिक वेट कैसे निकलना था, जब मैं लिथियम का, दिस इज़ माय एलिमेंट ए, दिस इज़ माय एलिमेंट सी, तो अगर मैं इन दोनों का एटॉमिक वेट का एडिशन करूं और उसको 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा सोडियम निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2। तो जब मैंने इन दोनों एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ऐड किया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या मिला मुझको, देख लेते हैं। तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा देखो 46 डिवाइडेड बाई 2, और 46 को अगर मैं काटता हूँ तो ये 2 2 या 2 3 जा, तो देखिए मेरे पे क्या आ गया, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम आ गया, है ना। तो देखिए कितना इजी था ये। तो डोबिनियर ट्रायड ने ऐसी कुछ और एग्जांपल्स भी दिए, तो वो भी थोड़े से अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से फिर पूरा चैप्टर क्लियर करके चलेंगे हम। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए CA का 40 है, SR का 88 है एंड BA का 137 है एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे SR का निकालना है अगर मुझे एटॉमिक वेट, तो मैं क्या करूँगा, CA का एटॉमिक वेट मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट 40 + 137 होल अपॉन 2, ठीक है ना। तो जब अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ तो ये आ जाएगा 177 डिवाइडेड बाई 2, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 88.5। तो देखिए ये इसके नियर है बिल्कुल 88 और ये 88.5, तो ये इसके नियर है, क्लोज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज में भी ये क्या करता था, मान्य होता था कि हाँ यार कि ये क्लोज आ रहा है तो ये बिल्कुल सही है। तो डोबिनियर ट्रायड के कुछ एग्जांपल्स थे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम इसके क्या सक्सेसेस थे वो भी देखते हैं, सक्सेस क्या थे इसके और इसके फेलियर्स क्या थे, ठीक है। तो इसको हम मैं मिटा लेता हूँ पहले।
फिर इसके सक्सेस देखते हैं डोबिनियर सर के, उसके बाद इसके कुछ डीमेरिट्स देखते हैं, है ना। पहले मेरिट्स और डीमेरिट्स, है ना, मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। चलिए जी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और बच्चों देखो, मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको इसके नोट्स, प्रॉपर नोट्स चाहिए और सैम्पल पेपर चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो आप हमारी वेबसाइट geniusclasses.net.in में जा सकते हैं। वहाँ से आपको सब चीज़ अवेलेबल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं लगता उस पर, और बिल्कुल मज़ेदार साइट है, एक बार आप ज़रूर विज़िट करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डोबिनियर ट्रायड के हमने क्या लिए, हमने डोबिनियर ट्रायड के एग्जांपल्स लिए और बताया कि क्या होता था डोबिनियर ट्रायड, है ना, क्या ये कौन थे, ये क्या करा इन्होंने, तो ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पे बहुत अच्छा से हमने ये देखा, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये आपको एग्जांपल्स बता दिए, 2-3 एग्जांपल्स हमने कर दिए थे, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, अब आते हैं हम मेरिट्स ऑफ डोबिनियर ट्रायड, है ना। डोबिनियर ट्रायड के क्या और डोबिनियर ट्रायड के क्या फेलियर्स थे वो भी देखते हैं, या डिमेरिट्स थे क्या थे उनके, देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसके मेरिट्स यहाँ पे दे नहीं रखे, मैं आपको बता देता हूँ इसके मेरिट्स क्या हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है। सक्सेस क्या क्या थे इनके, मेरिट्स क्या क्या थे, मेरिट्स क्या थे। सबसे पहले डोबिनियर ट्रायड जो थे ना, वो पहला इंसान था, वो पहला इंसान था जिसने क्या किया, जिसने क्या किया भाई, पहल कर दी। और पहल क्या करी भाई, एक किसी भी एलिमेंट को इसके एटॉमिक वेट के हिसाब से उन्होंने लगाना शुरू करा। मतलब वो पहले इंसान थे हमारे ये ये हमारी पीरियोडिक टेबल, है ना, ये पीरियोडिक टेबल जो हमारी आज की जो है, ये वाली टेबल, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते अगर डोबिनियर ट्रायड कुछ हमें ऐसा कुछ करके नहीं बताते। मतलब इन्होंने पहल करी, मतलब ये फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने भाई ये पहल करी, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के हिसाब से रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई जो फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम मैं बोल सकता हूँ कि एलिमेंट्स अरेंज इन द बेसिस ऑफ in the basis of atomic weight, ठीक है। तो एटॉमिक वेट के हिसाब से उसको रखा गया, ठीक है, ओके। तो ये इसकी सक्सेस थी, ठीक है। पहला इंसान था और पहली बार किसी भी एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक वेट के उससे उसको अरेंज किया गया, ठीक है ना। और ये पहला इंसान था, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है ये तो, ठीक है ना, ओके। चलो अब इसके फेलियर्स देखते हैं कि ये फेल क्यों हुआ, या इसके डीमेरिट्स क्या हैं। इसके डीमेरिट्स क्या थे, सबसे पहले इसके डीमेरिट्स के क्या थे वो देख लेते हैं। यहाँ पे इसके रीजंस फॉर डिस्कार्डिंग द लॉ ऑफ ट्रायड, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसके डीमेरिट्स लिखे हुए हैं, तो मैं यहीं से पढ़ लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या था, देखिए, डोबिनियर फेल टू अरेंज द ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स। अब देखो डोबिनियर ना हर एलिमेंट को ट्रायड्स में नहीं रख पाया, वो ट्रायड में नहीं रख पाया। हर एलिमेंट को तो तिगड़ी में हम रख नहीं सकते ना, क्योंकि भाई एक दो में तो लग सकता है वो चीज़ जो डोबिनियर ने किया। अब इतने सारे एलिमेंट्स, तो हर एलिमेंट को हम दोनों बीच वाला एलिमेंट निकालना है, तो हर एलिमेंट को प्लस करके 2 से डिवाइड तो नहीं कर सकते हम। तो डोबिनियर का जो वो जो ये डोबिनियर ट्रायड का जो ये था, वो फेल इसलिए हुआ क्योंकि भाई हर एलिमेंट हर एलिमेंट को मैं उस ट्रायड में फिट नहीं कर सकता था, है ना। तो ये पहला चीज़ थी जिसमें वो फिट नहीं हुआ, ये उसका डिमेरिट था। दूसरा क्या है, द लॉ डिड नॉट फुली अप्लाई इवन व्हेन द सेम फैमिली, ठीक है। यहाँ पे देखो जो डोबिनियर का ये जो सेकंड वाला पार्ट था, ये जो सेकंड वाला पार्ट है जो हमारा ये वाला फेलियर है, ये क्या कह रहा है कि भाई डोबिनियर ट्रायड था ना, वो सेम फैमिली में भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा था कहीं कहीं जगह। देखो द लॉ डिड नॉट फुली अप्लाई इवन विद इन द सेम फैमिली। अब ये सेम फैमिली कौन सी है वो भी देख लेते हैं। ये है वो सेम फैमिली, देखो ये है वो सेम फैमिली, कौन सी वाली देख लो। यहाँ पे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। अब ये हम देख लेते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से। तो देखो फ्लोरीन का था 19, क्लोरीन का था 35.5 और ब्रोमीन का था 80। अब अगर मैं यहाँ पे 19 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 करूँ, 19 80 डिवाइडेड बाई 2 करो तो भाई ये कितना आने वाला है, देखो ये आ जाएगा 99/2।
इसको काट रहा हूँ तो ये आ जाएगा, ये आ जाने वाला है कितना, ठीक है देखो यहाँ पे आ जाने वाला, देखो 49.5, 49.5। अब देखो 49.5 आ रहा है, और यहाँ पे देखो जो क्लोरीन है वो 35.5 है, बहुत ज़्यादा गैप है। तो भाई ये तो हो ही नहीं रहा है ना, सेम फैमिली में भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा डोबिनियर ट्राइड, है ना। तो देखो यहाँ पे, तो जो डोबिनियर था, द एलिमेंट वॉज क्लासीफाई फॉर द एलिमेंट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल दो इट कंटेन्स द इम्पॉर्टेंट इनसाइड द प्रिंसिपल। बिल्कुल ये देखो, तो यहाँ पे ये जो डोबिनियर ट्राइड का जो था ये प्रिंसिपल, ये यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो गया, ठीक है। पर यहाँ पे उसने बहुत अच्छा काम कर दिया कि उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने एक पहल कर दी, पहल कर दी मतलब एक स्टार्ट दे दिया बस। अब देखो, अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जब भी मैं कोई चीज़ नई डिस्कवर करता हूँ ना, तो लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, यार तूने ये ठीक नहीं किया, तूने ये ठीक नहीं किया। तो अब जो मैंने डिस्कवर किया था ना, उसी में कुछ चेंजेस होते 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 फिर बहुत सारी चीज़ें नहीं बनती है, ठीक है ना। तो जब ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे ये इसका मॉडल ये जो था डोबिनियर ट्राइड, जब वो अनसक्सेसफुल हुआ, तो फिर एक भैया और आ गए और उनका नाम था न्यूलैंड, है ना, जॉन न्यूलैंड, ठीक है। यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो जॉन न्यूलैंड ए साइंटिस्ट एंड ए लवर ऑफ म्यूज़िक, बहुत बढ़िया भाई, एक न्यूलैंड साइंटिस्ट था और ये म्यूज़िक से बहुत प्यार करता था। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, सारे जितने भी एलिमेंट्स थे ना, उसको एक म्यूज़िकली तरीके से अरेंज कर दिया इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एन एटॉमिक वेट। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा उसने अरेंज कर दिया, और ये म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा लवर था। जैसे हम म्यूज़िक में राग होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर ये सा, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 राग होते हैं। वैसे ही इसने क्या किया, म्यूजिक लवर था तो इसने क्या किया, एलिमेंट को ऐसे 7 के उसमें वो रखा। तो देखो जैसे यहाँ पे देखो, दे वेस्टर्न डू रे मी एफा सो, तो यहाँ देखो इंडियन म्यूजिक सा रे गा मा पा धा नी। तो देखो यहाँ पे क्या किया इसने, जो ये म्यूज़िक का लवर था, क्या था इसका नाम, न्यूलैंड ने। इसने क्या किया, इसने क्या किया, ये म्यूज़िक का इतना लवर था तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इसने, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड द लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बोलते हैं, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द असेंडिंग, when the elements are arranged by increasing atomic weight, the properties of every eighth element starting from any elements are a repetition of a property of the starting elements। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छे से देखना इसको। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो बहुत बहुत अच्छे से इसको समझना। अब ये सारे गामा पादा निशा, देखो इसने क्या किया, इसने राग लिखे, और देखो यहाँ पे क्या है, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। जब इसने 7 एलिमेंट किए, फिर क्या हुआ, 7 के बाद फिर से ये 1 पे आ गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, देखो बहुत अच्छे से समझना है इसको, कि जो एलिमेंट्स थे ना, ये देखो ये जो एलिमेंट्स है ये अरेंज है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, पहले H1, फिर लिथियम 2, बेरिलियम 3, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, और हर एर्थ एलिमेंट में रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 8 में फिर से रिपीट हो रहा है, फिर 9 10 11 12 13 14 15, फिर 15 के बाद फिर 8 एलिमेंट में रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एर्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एनी, देखो every eighth element starting from any element are the repetition of the properties of the starting element। सिंपल बात है। तो मतलब क्या, कि जो भी एर्थ एलिमेंट होगा ना, वो उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगा इस वाले एलिमेंट के, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लॉल यहाँ पे क्या है, हमारे न्यूलैंड ने क्या बोला, वो म्यूजिक के लवर थे तो उन्होंने क्या अरेंज कर दिया, एक म्यूजिक पैटर्न में उन्होंने 7 रखे सारे गामा। तो उन्होंने क्या किया, पहले हीलियम, पहले सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे कर कर, और जैसे ही 7 हो रहा, फिर एर्थ एलिमेंट जो आ रहा है ना, वो प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी जो हाइड्रोजन की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरी एर्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट आर द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टार्टिंग एलिमेंट। बिल्कुल जो स्टार्टिंग एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन की थी, वही प्रॉपर्टी किसकी होगी, हमारी
एफ की होगी, है ना, सिंपल सी। और जो एफ की होगी वही एलिमेंट हमारे किसका होगा, वही प्रॉपर्टी किसकी होती है, सी एल की होगी। तो मतलब हर 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आ रहा है ना, जो 8वां एलिमेंट आ रहा है वो पहले एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, यही हमारा क्या था, लॉ ऑफ ऑक्टेव। और इसको किसने डिस्कवर किया, उस इनको करा हमारे न्यूलैंड ने। ठीक है, तो बड़ा अच्छे साइंटिस्ट थे, म्यूज़िक के लवर थे, शौकीन थे म्यूज़िक के। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं अब इसको, इसकी मेरिट्स क्या थी और इसकी डीमेरिट्स क्या थी, मतलब कि इसके सक्सेस क्या क्या हुए। तो देख लेते हैं एक बार सक्सेस हमारे न्यूलैंड के। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें इसको बड़े प्यार से लेकर चलना है हमें, हर छोटी छोटी चीज़ें मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट प्रॉपर नोट्स से भी बनवा सकता था, पर वो क्या होता है उसमें फिर वो मज़ा नहीं आता, हर छोटी छोटी डिटेल्स हम क्लियर नहीं कर पाते, है ना। तो भाई सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था, देखो, दिस सिस्टम वर्क क्वाइट वेल फॉर द लाइटर एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम वर बॉट टुगेदर। ठीक है, ये जो हमारा न्यूलैंड की जो क्लासिफिकेशन थी कि भाई हमने हाइड्रोजन हीलियम 7 एलिमेंट रखे, उसके बाद फिर जो 8th एलिमेंट आ रहा है वही वो फर्स्ट वाले प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। और इसमें क्या हुआ कि जो हल्के एलिमेंट थे, लाइटर एलिमेंट थे, वो बड़ा अच्छे से भाग ले रहे थे, है ना। ठीक है जी, उसके बाद हम करते हैं सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड क्या है, इट रिलेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट टू देयर एटॉमिक मासेस। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छे से रिलेट कर रहा था एटॉमिक मासेस के प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, तो छोटा जो पहले छोटा है हाइड्रोजन है, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोर, जो भी है हाइड्रोजन हीलियम जो भी है। ठीक है, हाइड्रोजन, फिर हमारा लिथियम, फिर जो भी है आगे जो हमारा चल रहा था वो डिसेंडिंग ऑर्डर से चल रहा था। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा चल रहा था, और ये काफ़ी अच्छा रिलेट कर रहा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा से चला। फिर जो हमारा थर्ड है, फर्स्ट टाइम इट वाज शोन दैट द डिस्टिंक्ट पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। बिल्कुल सही, फर्स्ट टाइम एक पीरियोडिसिटी देखी गई डिस्टिंक्ट पीरियोडिसिटी देखी गई इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। अब ये पीरियोडिसिटी क्या होती है वो बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी मैं समझाता हूँ पीरियोडिसिटी क्या होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, चलो देख लेते हैं पीरियोडिसिटी क्या है। तो पहले पीरियोडिसिटी देख लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो पीरियोडिसिटी क्या होता है बच्चों, इट द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर फिजिकल repetition of similar physical and chemical property after fixed interval। एक पीरियोडिसिटी देखी गई। पीरियोडिसिटी क्या होती है भाई, सिंपल सी बात है कि रिपीटेशन ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एक फिक्स इंटरवल के बाद। मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद फिर 8 आ रहा है, और वो जो 8 है ना वो पहले वाली प्रॉपर्टी, पहले वाले एलिमेंट से बिल्कुल मैच कर रही है, तो सिमिलर प्रॉपर्टी शो की गई, इसी को क्या कहा गया, पीरियोडिसिटी। तो सिंपल सी बात है। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है, न्यूलैंड वॉज ऑनर्ड इन 1887 द रॉयल सोसाइटी। ठीक है, तो 1887 को इसको रॉयल सोसाइटी का मेंबर बनाया गया। क्या बात है, बहुत अच्छे से बात आगे करते हैं। अच्छा, रीज़न फॉर डिस्कार्डिंग द लॉ ऑफ ऑक्टेव। अच्छा, यहाँ पे इसके मेरिट्स तो हमने देख लिए कि मेरिट क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से बच्चों ये उतारना है आपको, ठीक है ना, ये उतारना है बहुत अच्छे से इसको, मतलब वो मत करना, आप बिल्कुल ऐसे उतारते रहो, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, वीडियो पॉज कर दो और उतारो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है आप लोगों पे, अच्छे से उतारो इसको। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे करके चल रहे हैं सब चीज़, तो ये उतारते रहो और अपना हिंदी इंग्लिश जो है जैसी लैंग्वेज है, जो आपकी रीजनिंग लैंग्वेज है, उसमें लिखते रहो, एक प्रॉपर नोट बनाते रहो। नोट अच्छे से रहते हैं तो बहुत अच्छे से काम भी आता है वो। ठीक है, अब इसके डीमेरिट्स क्या थे, डीमेरिट्स क्या थे इसके देख लेते हैं भैया। इसके डीमेरिट्स क्या थे मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये लाइटर एलिमेंट पे बहुत अच्छा वर्क करते थे, पर ये हैवियर जो भारी एलिमेंट थे ना उस पे ये वर्क नहीं करते थे। तो पहला रीज़न तो सिंपल सा क्लियर है कि ये हैवियर एलिमेंट्स के लिए वर्क नहीं करते थे, हैवियर एलिमेंट्स के लिए।
दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट वर्क फॉर द विद द हैवियर एलिमेंट। सिंपल पहली बात ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, हैवियर एलिमेंट के लिए वर्क नहीं करते थे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिड नॉट वर्क फॉर हैवियर एलिमेंट। ये हैवियर एलिमेंट के लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं करते थे, ठीक है। दूसरा क्या, एज मोर एंड मोर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड दे कुड नॉट बी फिट इन तो न्यू लैंड ऑक्टेव्स, ठीक है। तो क्या जैसे 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 नए नए एलिमेंट बढ़ते गए, वैसे वैसे क्या हुआ, वैसे वैसे ये न्यू लैंड के अंदर तो फिट ही नहीं हो पाए, क्योंकि न्यू लैंड ने तो पहले से ही भाई 7 रखे हुए थे, फिर 7 है। अब जो जो नए नए एलिमेंट थे तो उसको कहाँ भरे, तो ये भी इसका डीमेरिट था, ठीक, ठीक है। फिर आते हैं नीचे, अब यहाँ पे देखो, न्यू लैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स कोबाल्ट एंड निकल इन द सेम स्लॉट एंड दीज वर प्लेस इन द सेम कॉलम, फ्लोरीन एंड क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दीज एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए न्यूलैंड ने कोबाल्ट को, ठीक है, निकल को सेम स्लॉट पे रखा, ठीक है, एंड दिस वर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम, और सेम कॉलम के साथ रखा गया फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में, जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी मैच नहीं खाती। तो ये भी हमारा तीसरा डिमेरिट था इसके लिए, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इसकी डिमेरिट थी, किसकी किसकी डिमेरिट थी, ये हमारी न्यूलैंड की। एक और चीज़ देखो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे देखो नोबल गैस तो अभी डिस्कवर ही नहीं हो पाई, और अगर कोई भी नोबल गैस यहाँ पे डिस्कवर हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ रखते हैं हम उसको। तो ये इसने तो सिर्फ 7 ही वो बनाए, हाई ये तो इसने तो 7 बनाए, तो यहाँ पे नोबल के लिए एक और क्या होना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ पे एक और हमारा ग्रुप होना चाहिए था, ठीक है। तो 8 होना चाहिए था यहाँ पे, तभी तो कुछ भरा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो इसने 7 ही रखे थे, तो यहाँ पे ये भी इसके डिमेरिट थे कि ये भी नहीं हो पाया कि उस टाइम पे नोबल गैस डिस्कवर ही नहीं हुए थे जाके ये भर जाए, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा था, ये बहुत हमारा, हमने क्या देखा अभी न्यूलैंड के बारे में भी देखा अच्छे से। तो न्यूलैंड के बारे में भी हमने देखा कि भाई ये म्यूज़िक का लवर था, और 7 एलिमेंट के बाद दोबारा से ये 8th एलिमेंट जो भी था वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी होल्ड करता था, ठीक है। ये है, अब ये अच्छे, ये इसलिए भी सक्सेस हुआ कि भाई ये लाइटर एलिमेंट को आराम से फिट कर देता था, और सबसे पहले एटॉमिक वेट के हिसाब से रखा गया, ठीक है ना। और पीरियोडिसिटी इंट्रोड्यूस हुई इस पर, पीरियोडिसिटी आपको मैंने एग्जाम यहाँ पे ऊपर बता दिया है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या था कि इसको डीमेरिट, ये फेलियर क्यों हुआ, सबसे पहले तो हैवियर एलिमेंट को नहीं रख पाता था, उस टाइम पे नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, तो वो कहाँ से भर पाता उसको, है ना, क्योंकि नोबल गैस तो 8th पोजीशन में आती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये चीज़ हमारा न्यूलैंड भी बेचारा हार गया, और उसके बाद जब न्यूलैंड का ये फेलियर हुआ तो ऑब्वियसली बात है उसके बाद उसके फेलियर से बहुत लोगों ने कुछ नई नई चीज़ें सीखी, और फिर आए हमारे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे क्या है, दिमित्री मेंडलीव, फिर दिमित्री इवानोविच मेंडलीव आए, जो कि रशियन केमिस्ट थे इन 1869। उन्होंने क्या किया, अरेंज ऑल द 63 एलिमेंट्स नोन टू दैट टाइम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो इन्होंने क्या किया, दिमित्री मेंडलीव ने क्या किया, जितने भी 63 एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट थे, ठीक है, 63 एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस के हिसाब से इन्होंने लगा दिया, जैसे हाइड्रोजन, फिर हीलियम, हाइड्रोजन, फिर है ना जो भी है, हाइड्रोजन, फिर लिथियम, है ना जो भी है, तो इन्होंने अपना एक तरीके से लगाया गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखते तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, देखो एक तरीके से लगाया किन्होंने, 63 एलिमेंट, जितने भी नॉन 63 एलिमेंट थे उनको उन्होंने क्या किया, दिमित्री मेंडलीव ने, इन्होंने क्या किया, इसको अरेंज किया इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, तो ये इनकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनी। तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए पीरियड, ठीक है। तो ये देखो हाइड्रोजन, फिर लिथियम, बेरिलियम, जो भी है, फिर उसके बाद उन्होंने एक तरीके से लगाना शुरू किया, ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल यहाँ पे ये है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, देखिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर
ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये बोला मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने, ठीक है, मेंडलीव ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इन्होंने एक चार्ट बनाया, ये इनका चार्ट है मेंडलीव का, ठीक है। अब इनके मेरिट्स क्या थे, डीमेरिट्स क्या थे, वो अच्छे से देखते हैं हम, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके मेरिट्स कि क्या क्या इनके सक्सेस थे और क्या क्या इनके फेलियर्स थे। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं कि जो मेंडलीव है उनके मेरिट्स क्या हैं, कि कैसे वो सक्सेस हो पाए। तो उनके जो मेरिट्स थे वो ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स, तो वहाँ पे उन्होंने जो एलिमेंट की ग्रुपिंग करी, ठीक है, ये उनका पहला सक्सेस था कि वहाँ पे उन्होंने जो ग्रुपिंग करी वो बहुत ही अच्छे अरेंज मैनर से करी, क्योंकि वहाँ पे 63 एलिमेंट्स थे जिनको इसने अरेंज किया, ठीक है, जिनको इन्होंने अरेंज किया फ्रॉम देयर असेंडिंग ऑर्डर, है ना, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स वहाँ पे बहुत अच्छे, एक जर्नलाइज तरीके से वहाँ पे ग्रुपिंग हुई गई। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं स्टार कर देता हूँ कि यहाँ पे जो इसका डोमिनियर डोमिनियर कह रहा हूँ मैं, सॉरी, जो मेंडलीव है, मेंडलीव के जो बेस्ट सक्सेसफुल जो जो इनका ये सक्सेस रहा, सबसे पहले तो डिस्कवर गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, इन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ पे ना इस पीरियोडिक टेबल में इन्होंने गैप्स रखे। अगर कोई भी एक कोई भी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है, अगर कोई वो डिस्कवर हो जाता है तो उनको फिट भी तो करना ज़रूरी है, किसी एलिमेंट है ना, फिट भी तो करना ज़रूरी है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या करे, गैप्स रखे, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए उन्होंने गैप रखे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये इनकी जो मेंडलिक टेबल थे तो उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल था ये कि भाई इन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स रखे गए, ठीक है। थर्ड था इन्होंने जो प्रिडिक्शन की थी, प्रिडिक्शन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ये भी बहुत अच्छा इन्होंने प्रिडिक्शन की थी कि यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखो इन्होंने एक एलिमेंट था, जैसे बोलते हैं अक्का अक्का एल्यूमिनियम मीन्स वन प्लेस बिलो द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के जो नीचे था उन्होंने एक प्रिडिक्शन की थी, प्रिडिक्शन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। तो उनकी जो प्रिडिक्शन थी वो भी बिल्कुल सही थी। अक्का एल्यूमिनियम मीन्स वन प्लेस बिलो द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे एक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए मीन्स वन प्लेस बिलो एल्यूमिनियम इन द ग्रुप, ठीक है। अक्का एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के नीचे जो ग्रुप था उससे एक नीचे, ठीक है ना। दिस एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू दोज ऑफ द एलिमेंट ऑफ गैलीलियम डिस्कवर्ड इन 1876। ठीक है, जो गैलीलियम, जो आज का जो गैलीलियम एलिमेंट है बिल्कुल अक्का जो एल्यूमिनियम था उसका जो इन्होंने प्रिडिक्शन की थी, बिल्कुल आज बिल्कुल सही प्रिडिक्शन की थी। तो जो प्रिडिक्शन की थी इन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए वो भी बहुत अच्छी सक्सेस थी, ठीक है। तो इन्होंने एक प्रिडिक्ट किया था कि भाई जो एल्यूमिनियम के नीचे है वो अक्का एल्यूमिनियम होगा, और आज की डेट में हम उसको क्या बोलते हैं, गैलीलियम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने सक्सेस देख लिया था हमारे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इसके डिफेक्ट्स या फिर हम बोल सकते हैं डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स क्या थे, सबसे पहले क्या था इसका एनोमलस पेयर। इन्होंने ना अपना एक एनोमलस पेयर बनाया जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं करता था, जैसे कि आर्गन विद एटॉमिक मास ऑफ 39.9 एंड यहाँ पे पोटेशियम विद एटॉमिक मास ऑफ 39.1, ये दोनों के दोनों का एनोमलस पेयर बिल्कुल ख़राब था। जैसे कोबाल्ट का और निकल का दोनों का एनोमलस पेयर इन्होंने किया था, जो कि बिल्कुल ही सरासर गलत था, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, यहाँ पे पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ये नहीं बता पाए थे, ठीक है। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले क्या हुआ था, जो इसके आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखो आइसोटोप्स बहुत, जैसे कि isotopes are the elements of the atom of that element having similar chemical properties but different mass, डिफरेंट एटॉमिक मास। तो आइसोटोप्स की पोजीशन को यहाँ पे अभी सेटिस्फाई नहीं कर पाया था, पोजीशन को बता ही नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम पे देखो, उस टाइम पे लेट सपोज अगर मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन एक ही होता था, तो हाइड्रोजन के ऐसे भी होते हैं हाइड्रोजन, देखो H2 H3 H4 है ना। तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। मास यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, पर इनके मास नंबर यहाँ पे देखिए डिफरेंट है। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। पोजीशन ऑफ, अब ऑब्वियस ही बात है, इसको तो मैं फिट कर सकता हूँ, इनको कहाँ फिट करूँ भाई मैं। तो इस पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को नहीं बता पाया था ये कौन, हमारा मेंडलीव सर, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है, इनको ग्रुपिंग करनी नहीं आई, यहाँ पर ग्रुप नहीं हो पाया है, केमिकल डिसिमिलर एलिमेंट्स की ग्रुपिंग नहीं हो पाई, ठीक है, जैसे कॉपर सिल्वर, ठीक है। तो इनकी ये ग्रुपिंग नहीं कर पाए, ठीक है।
फोर्थ जो पॉइंट है सेपरेशन ऑफ केमिकल सिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स वो भी नहीं हो पाया, ठीक है ना। जैसे कि गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम हैव प्लेस्ड इन द सेपरेट ग्रुप। अब ये गोल्ड और प्लेटिनम देखो है बिल्कुल एक ही ग्रुप के हैं, पर इन दोनों को सेपरेट में रखा गया, सेपरेट ग्रुप में रखा, गोल्ड को अलग प्लेटिनम को अलग। तो यहाँ पे भी जो केमिकली सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स को बेचारे बेचारे जो दोनों सिमिलर एलिमेंट थे उनको अलग अलग कर दिया, तो ये भी काफ़ी अलग था, ठीक है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट भी इनकी ठीक नहीं थी, ठीक है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट भी नहीं कर पाया ये। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये तो देखो सभी के लिए सरदर्द है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी हम नहीं, ये नहीं बता पाया, ये इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन क्या है, मेरा नॉन मेटल है और उसको मेटल की जगह पे रखा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल ही सरासर, जैसे कि देखो हाइड्रोजन क्या है, मेरा नॉन मेटल, हाइड्रोजन मेरा नॉन मेटल है ना, ये देखो ये मेरा नॉन मेटल है और इसको हमने कहाँ रखा हो, मेटल के प्लेस में। देखो लिथियम मेटल, सोडियम मेटल, पोटेशियम, रूबिडियम, कैडमियम, सब रह के सारे ये मेटल है और इस हाइड्रोजन को नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है और इसको बेचारे को मेटल की जगह पे रखा हुआ। तो ये तो सरासर ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, तो खैर हाइड्रोजन तो सभी के लिए सरदर्द रहा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को भी ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा सही था, मेंडलीव ने जो हमें पीरियोडिक टेबल दिए सरासर बिल्कुल ठीक थी, बहुत अच्छे थे। इसमें कुछ फ्लॉज थे जो हमने अभी देखे, जो डिफेक्ट्स थे। अब इन्हीं डिफेक्ट को सही किया किसने, हमारे हेनरी मोजले ने। तो हेनरी मोजले एक और अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इन्होंने इंग्लिश फिजिसिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक पहले तो एक्सपेरिमेंट किया। तो जब हेनरी मोजली ने एक एक्सपेरिमेंट किया तो वो देख लेते क्या था, उसके बाद उन्होंने क्या सीखा तो देखते हैं। इन 1913 द मोजले यूज एनोड ऑफ डिफरेंट मेटल्स इन ए डिस्चार्ज ट्यूब एंड सब्जेक्ट टू अटैक द कैथोड, ही फाउंड द कैथोड स्ट्रक इन द एनोड, ठीक है। इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जब इन्होंने कैथोड रेड फेंकी, ठीक है, और वहाँ पे स्ट्रक्ट हुआ, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब से इन्होंने एक फेंका है जो भी है, और यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने एक चीज़ फाइंड करी। देखो द वेव लेंथ ऑफ दो रेज वॉज फाउंड टू बी डिक्रीजेज इन ए रेगुलर मैनर और चेंजिंग द मेटल ऑफ द एनोड इन ऑर्डर ऑफ देयर पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो जब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया, तो इनको ये पता चला कि भाई द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो यहाँ से जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने यहाँ से एक चीज़ पता चली कि भाई जो एटम होते हैं ना, जो न्यूक्लियस में जो एटम होने वाले हैं, पर्टिकुलर एटम इज कॉल्ड एन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो इन्होंने क्या फाइंड किया वहाँ से, इनको एक चीज़ पता थी चली जब इन्होंने कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया, तो इनको यहाँ से एक चीज़ पता चली कि भाई जो नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो भी पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर जो भी चार्जेस रहते हैं एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। इन्होंने फिर क्या क्या डिस्कवर किया वहाँ से, एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। अभी हम क्या चल रहे थे, एटॉमिक मास वेट पे चल रहे थे, पर यहाँ से इन्होंने क्या डिस्कवर किया हमारे, इन्होंने द हेनरी मोजले ने क्या फाइंड किया, फाउंड दैट द एटॉमिक नंबर इज़ बेटर। तो यहाँ पे इन्होंने एटॉमिक नंबर निकाला एक्सपेरिमेंट करके, और इन्होंने यहाँ से ये पता किया कि जो एटॉमिक नंबर होता है इज़ बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू द एटॉमिक मास। बिल्कुल सही। और इसी के कारण हमारा क्या बना गया, हेनरी मोजले ने फिर हमारी क्या बनाई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई। अब यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है हमें पता ही है, उसका चेहरा भी अभी हम देखेंगे। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारी जो पीरियोडिक टेबल थी, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो ये देखिए कितनी प्यारी है, गाना तो मैं गा ही चुका हूँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये हेनरी मोजले ने बनाई है, और बहुत सारे देखिए कितने सारे लोगों का रिसर्च लगी। पहले देखो डोमिनियट रायड आए, फिर न्यूलैंड आए, फिर मेंडलीव आए, मेंडलीव के बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने औरों ने भी डिस्कवर इस पे किया, बहुत सारे लोगों ने और अच्छे डिस्कवरी की। उसके बाद फिर इतने सारे करने के बाद फिर हेनरी मोजले ने क्या दिया, जब उनके डीमेरिट हुए तो उनके डीमेरिट से उनमें चेंजेस लाए और
तब जाके देखो कितनी अच्छी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी। तो देखो कितनी मेहनत लगी होगी, कितने लोगों ने इसको बनाने के लिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अब अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अब हम अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या है इसमें, ए टू जेड क्या है देखना है इसमें, अच्छे से देखेंगे कि ये क्या है, कैसे करना है, क्या चीज़ें होती हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये सबको ए टू जेड हम देखेंगे अभी। पहले मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, और अब ये बहुत काम आने वाली है, और इसका मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊँगा। ठीक है, बहुत मज़ेदार तरीके से इसको याद भी करेंगे हम कि कैसे याद करते हैं ना। बहुत बहुत सारे टीचर्स ने बताया है कि भाई देखो यहाँ पे ये इसको कैसे याद करें, इसको कैसे याद करें, इसको कैसे याद करिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल मज़े में करेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ठीक है, तो ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और अब देखेंगे हम इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। ठीक है, अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हमारे हेनरी मोज़ले सर ने दी है, तो अब देखते हैं उस पर क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि भाई इस पर कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप्स हैं। तो उन 18 ग्रुप्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि हमारे वर्टिकल कॉलम्स में है, वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स में है। ठीक है, तो 18 ग्रुप क्या है हमारे, देख लेते हैं। देखो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप, फिर ये यहाँ पे मैं ना कोई दूसरा, हाँ ये कोई ये वाला, एक मिनट देखता हूँ इसमें ये आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, देखते हैं ये वाला देखता हूँ। हाँ देखो ये मेरा पहला ग्रुप। ठीक है भाई, ये हमारा सेकंड ग्रुप, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 ग्रुप है। क्या बताया हमारे हेनरी मोज़ले ने कि भाई इसमें 18 ग्रुप है जो कि वर्टिकल है, वर्टिकल है ऐसे, ये ऐसे नीचे ऊपर से नीचे। और कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स है इसमें, इसमें 7 पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स है, 7 पीरियड है, जो कि हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। ठीक है, तो ये हमारी लाइन से देखो, मैं ये वाला, हाँ ये वाला पेन यूज़ करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है ना, ओके, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था कि भाई इसमें जो मॉडर्न पीरियड टेबल है हमारे, उसमें कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है जो कि वर्टिकल कॉलम्स में है, और 7 पीरियड है जो कि हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन में है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, देखिए अब हमें देखना है कि जो हमारा, देखिए फर्स्ट फर्स्ट और जो हमारा सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है जो, तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाए जाएंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बहुत अच्छे से, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारे ग्रुप में हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनको क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि सब कुछ दिखता रहे। ठीक है, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं अभी इसको दोबारा से कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, जिसको मैंने ऐसे ग्राउंड कर दिया, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ये क्या है, हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में जो भी रहेंगे वो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं 13 से, ये वाले 13 से और ये 18 तक, ये वाला जो बॉक्स है, इस वाले एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 13 टू 18 जो हमारे ग्रुप हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है,
फिर आगे हम बढ़ेंगे, ये वाले जो एलिमेंट है 3 से और 12 तक, तो 3 से 12 तक जो भी हमारे एलिमेंट्स है ये हमारे होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हमारे बच्चों, ये हम लोगों को अभी पढ़ना नहीं है, हमारी 11th क्लास में पढ़ा जाएगा। तो बस आपको बस सिर्फ ये याद रखना है भाई 3 से 12 तक हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ये हमारे वैसे पूरा जो डी एलिमेंट है हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, हायर स्टडीज़ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना घबराना नहीं है इसको देख के कि पता नहीं क्या आ गया, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर अब आते हैं हमारे कौन से, अब हमारा आता है लेंथिनाइड ग्रुप्स, ठीक है। तो ये हमारा लेंथिनाइड ग्रुप है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा लेंथिनाइड ग्रुप है 56, और देखो 56 के बाद 72, तो 56 के बाद यहाँ पे ये लेंथिनाइड ग्रुप होता है। ये इसको अलग से यहाँ पे बताया, तो देखो 57, 58, 59, 60, 61, तो ये हमारा पूरा ये लेंथिनाइड ग्रुप है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं लेंथिनाइड ग्रुप हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। लेंथोनाइट्स, ठीक है। तो जो लेंथोनाइट्स होते हैं वो हमारे 50, देखो 57 से, ठीक है, 57 से 71 तक है ना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 57 से 71 एलिमेंट से हमारा क्या होता है, लेंथेनाइट। और फिर हमारा जो है ये हमारा एक्टिनाइट ग्रुप, ठीक है, ये होता है एक्टिनाइट। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्टिनाइट्स, ठीक है। अब जो हमारे एक्टिनाइट्स होंगे देखिए 89 से लेकर 103, ठीक है, 89 से लेके 103 एलिमेंट तक होते हैं, ठीक है। तो ये लेंथिनाइट ग्रुप, ये वाला यहाँ से ये पूरा, और ये देखो हमारा एक्टिनाइट ग्रुप यहीं पे, इसके बाद देखो यहाँ से एक्टिनाइट ग्रुप हो गए, तो ये हमारा पूरा एक्टिनाइट ग्रुप। और उसके बाद देखो यहाँ से 103, फिर ये 104, 105, 106, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके चलेंगे। अब देखो जो आपका जो अब बुक में है, बुक के हिसाब से मैं चलूँगा, पूरे जो इंपॉर्टेंट वो सारे क्लियर करते हुए चलेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया कि लेंथिनाइट्स और एक्टिनाइट्स हमारे क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों अब आते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट, कितने प्रकार के एलिमेंट है। पहले होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो इस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में क्या होता है मेरे बच्चों, एस और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में यहाँ पे ऊपर आता हूँ, और हमारी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है हमारे एस और पी ब्लॉक के। मतलब क्या कि भाई जो हमारा ग्रुप है 1 हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है, फिर हमारा 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया और 18 हो गया। ये हमारे सारे कितने क्या होंगे, ये हमारे सारे ग्रुप के जितने भी हमारे ग्रुप हैं 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली हम बोले तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। फिर ठीक है, नंबर टाइप्स ऑफ एलिमेंट में हम सेकंड वाले में जाते हैं, ये होते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, हमारे डी ब्लॉक के, क्या, डी ब्लॉक के, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये पूछ लेते हैं टीचर्स। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। डी ब्लॉक के कहाँ पे, यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ये वाले जो अंदर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं लाल रंग से, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। ठीक है जी, फिर नीचे आते हैं हम, फिर नीचे आएंगे तो भैया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होंगे मेरे बच्चों, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसमें हमारे लेंथिनाइड और एक्टिनाइड्स आते हैं, ये हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, ये होंगे हमारे इनर, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमने देख लिए लेंथिनाइड और एक्टिनाइड जिस पे है वो हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनर्ट गैस एंड नोबल गैस। अब ये तो आप सभी को पता है कि इनर्ट गैस कौन सी होती है, वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा इनर्ट गैस है, ये वाला जो है
जितने भी हमारे इनर्ट गैस है ये हीलियम है ना, एनी, आर्गन, ये सारे के सारे हमारे क्या नोबल गैस है, ठीक है ना। आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे अब अच्छे से। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ईच पीरियड, तो हर पीरियड में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई पहले पीरियड में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट है। देखिए पहला पीरियड ये है, यहाँ पे मैं इस पेन का यूज़ करता हूँ, ये पहला पीरियड है, तो इस पे कितने, 1 और 2, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 2, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। फिर आते हैं हम सेकंड वाले पीरियड में। तो सेकंड पीरियड में कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एलिमेंट है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप खुद यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे बस एलिमेंट्स लिख लो, ठीक है। ये तो मैंने, ये तो यहाँ तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट थे, मैंने इसलिए लिख लिया, ठीक है। अब आप 18 18 20 20 32 32 कैसे लिखोगे, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, फिर थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट होने वाले हैं, थर्ड पीरियड में भी 8 ही हैं, देखो थर्ड पीरियड में भी 8 ही हैं, ठीक है, ये वाला। अब हमारा जो फोर्थ पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट है, उसमें हमारे 18 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। फिफ्थ आते हैं फिर हमारा फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट है, फिफ्थ पीरियड में भी 18 ही एलिमेंट होते हैं, ठीक है। फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं बच्चों, 18th एलिमेंट, ठीक है। फिर आते हैं हमारा सिक्स्थ पीरियड में, ये हमारा सिक्स्थ पीरियड, देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली है लाइन हमारी सिक्स्थ पीरियड है, ये वाली जो हमारा सिक्स्थ पीरियड, ये सेवन्थ पीरियड। तो सिक्स्थ पीरियड में कितनी है, सिक्स्थ पीरियड में होती है मेरे बच्चों 32 एलिमेंट्स, ठीक है। और जो हमारा सेवन्थ पीरियड है, सेवन्थ पीरियड में भी हमारा 32 एलिमेंट होते हैं, पर यहाँ पे जो 32 एलिमेंट है इनकम्प्लीट है। मतलब क्या कि अभी कोई नया एलिमेंट अगर हमें मिल गया तो वो लेंथिनाइड और एक्टिनाइड्स पे ही तो फिट होगा, इसलिए यहाँ पे ये इनकम्प्लीट है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमें पता चल गया कि भाई हमारे जो पीरियड है, ठीक है, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड में 8, तीसरे में 8, 4 में 18, 5 में 18, 16 में 32, और सॉरी 6 में 32 और 7 में 32। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बहुत अच्छे से समझना। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, भाई बताओ शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है। तो शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा होता है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है पीरियड नंबर 1, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, फर्स्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है। तो लॉन्गेस्ट पीरियड हमारे सिक्स्थ एंड सेवन्थ दोनों ही यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सिक्स्थ एंड सेवन्थ ये हम दोनों ही इंक्लूड करेंगे लॉन्गेस्ट पीरियड पे, ठीक है ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है यहाँ पे कि जो हमारा लेंथिनाइड्स है, ये कौन से पीरियड में है। तो लेंथिनाइड्स कौन से पीरियड में होता है बच्चों, सिक्स्थ पीरियड में होता है। लेंथिनाइड्स हमारा कौन से पीरियड में होता है बच्चों, सिक्स्थ पीरियड में। और एक्टिनाइट कौन से पीरियड में होता है, एक्टिनाइट्स कौन से पीरियड में होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेवन्थ पीरियड में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथिनाइड होता है सिक्स्थ पीरियड में और एक्टिनाइट होता है सेवन्थ पीरियड में। और अगर मैं बोलूँ कि भाई लेंथिनाइड और एक्टिनाइट कौन से ग्रुप में होते हैं, तो भाई ये कौन से ग्रुप में होने वाले हैं, ये तीसरे ग्रुप में होते हैं, दोनों के दोनों तीसरे ग्रुप में होते हैं। देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, देखो तीसरे ग्रुप में है ये जो हैं ये हमारे तीसरे, ये देखो ये वाले ग्रुप में। तो देखो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट हमारे तीसरे ग्रुप में आते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा इजी हो गया यहाँ तक तो, ठीक है। फिर आगे प्रोसीड करते हैं हम, चलो। अब बच्चों क्वेश्चन ये रहा होता है कि हाउ टू फाइंड द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। अगर बच्चों मुझे कोई भी एलिमेंट दिया, लेट सपोज एक्स कोई एटॉमिक नंबर है, अगर मुझे कोई एटॉमिक नंबर एक्स एटॉमिक नंबर मुझे दे रखा है, लेट सपोज 17 एक एटॉमिक नंबर है।
अब एटॉमिक नंबर है 17, तो मुझे मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता हूँ 287, राइट। तो मुझे इतना पता चल चुका है कि ये क्या है, क्लोरीन है भाई। अब देखो, अब वो बोल रहा है कि भाई क्लोरीन का पीरियड और ग्रुप बताओ। तो सबसे पहले ग्रुप देखता हूँ मैं, तो इसका कौन सा ग्रुप है बच्चों, मैं कैसे पता पाऊंगा कि इसका कौन सा ग्रुप है, ध्यान से देखिए। इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसको देखना है। तो आउटर मोस्ट शेल कितना है, आउटर मोस्ट शेल में कितने 7 एलिमेंट्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बच्चों जब भी याद रखो 1 और 2, 1 और लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। तब तो अगर अगर जितने आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो भाई सीधे सीधे ये अगर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन से ग्रुप का हो जाएगा, 1 का। और अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 है तो ये 2 ग्रुप का हो जाएगा। बट अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 से बड़े हैं, 2 से बड़े एलिमेंट्स है, बिगर एलिमेंट्स, अगर 2 या 2 से बड़े 2 नहीं सॉरी, अगर 2 से बिगर एलिमेंट है, 2 से बिगर एलिमेंट से, तो उसमें क्या हो जाएगा, 10 प्लस हो जाएगा। तो देखो 10 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा बच्चों, 17 ग्रुप। और बच्चों ये क्यों कर रहा हूँ पता है आपको मैं, ये इसलिए कर रहा हूँ बच्चों क्योंकि आप पे ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ही नहीं। आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके आईसीएससी क्लास 10th में है ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, 13। देखो ऑब्वियस सी बात है, 1 और 2 ग्रुप पढ़ेंगे हम, 13 पढ़ेंगे, 14 15 16 17 18 पढ़ेंगे, पर जो बीच के हैं ना 3 से 12 तक वो हम पढ़ते नहीं है। तो इसलिए क्या है बच्चों, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई बताओ ये x मतलब x, अब ये तो पता चल गया ना मुझे x क्या है, क्लोरीन है। अब क्लोरीन का तो 17 होता है, तो 287। अब देखो मुझे आउटर मोस्ट शेल लेना है, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, और अगर 1 और 2 से ये बड़ा है, ऑब्वियसली बात है 1 और 2 से तो 7 काफ़ी बड़ा है, तो अगर 1 और 2 से कोई भी बड़ा एलिमेंट हो ना तो उसमें मैं 10 जोड़ दूंगा और उसको कितना हो जाएगा, 17। तो ये कौन से ग्रुप का है बच्चों, ये 17 ग्रुप का है। अब ग्रुप तो मुझे आराम से, अभी मैं 2 4 और करूँगा तो उसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और अगर मैं बोलूँ पीरियड का, अब ये कौन सा पीरियड, तो काफ़ी इजी है बच्चों, जितने क्या होते हैं बच्चों, शेल्स होते हैं ना, उतने ही पीरियड होते हैं। कितने शेल है इसमें देखो, पहले तो 2, फिर 8 भरेगा, 3 4 5 6 7 8, फिर 7 बढ़ेगा, 1 2 3 4 6 7। तो देखो कितने नंबर ऑफ शेल्स है, 1 2 3, तो कितने नंबर ऑफ शेल्स है, 3 नंबर ऑफ शेल्स है। तो जितने शेल्स होते हैं बच्चों उतने ही क्या होते हैं, पीरियड होते हैं, है ना। तो पीरियड भी कौन सा हो जाएगा मेरे पे, 3। तो जितने शेल्स होंगे उतने ही पीरियड होंगे। तो समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसे ही अगर मैं एक और एलिमेंट दूं तो देखो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, लेट्स सी। तो बच्चों अगर मैं बोलूं Na, तो Na का पीरियड निकालो और ग्रुप निकालो। तो बच्चों पॉज करके निकाल सकते हो आप। तो देखो Na होता है 11, ठीक है। अब देखो इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, ध्यान से देखो। तो बच्चों ये कितने पीरियड कितने हो जाने वाले हैं, देखो नंबर ऑफ शेल्स 1 2 3, तो कितने पीरियड होंगे, पीरियड तो 3 होंगे। और ग्रुप कितना होगा, देखो आउटर मोस्ट शेल देखो ग्रुप में, तो आउटर मोस्ट शेल देखोगे तो 1 है। तो मैंने क्या बोला था, 1 और 2 होगा तो डायरेक्ट डायरेक्ट हम वही लिख देंगे। तो क्या एक 1 है तो ग्रुप 1 में होगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ अगर मैं बोलता हूँ कि कार्बन कार्बन की बात करता हूँ, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है ना। तो 2,4। तो भाई इसका पीरियड कितना होने वाला है बच्चों, कितने नंबर ऑफ शेल्स है इसमें, 1 2, तो पीरियड कितना हो जाने वाला है इसका, 2 पीरियड हो जाएगा। और ग्रुप कौन सा होगा बच्चों, इसका ग्रुप देखो बच्चों 2 से बड़ा है, तो 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14। तो ग्रुप कौन कितना हो जाएगा बच्चों, कौन से ग्रुप का होगा, 14 ग्रुप का। तो आपको आई होप आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, कोई भी आपको एलिमेंट देगा, बोलेगा एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है आपका, लेट सपोज आपका 15 है। अब इस 15 का एटॉमिक नंबर आपको 15 दे रखा है, तो बताओ भाई कौन सा एलिमेंट है ये, पीरियड क्या है इसका और ग्रुप क्या है, बताना मुझे ये कमेंट बॉक्स में। 15 है, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिसिटी के बारे में। व्हाट इज पीरियोडिसिटी, बेसिकली द प्रॉपर्टीज दैट रीअपेयर एट रेगुलर इंटरवल। तो कोई भी प्रॉपर्टीज जो दोबारा से रीअपेयर हो जाती है एक रेगुलर इंटरवल के साथ, उसी को क्या बोला जाता है, पीरियोडिसिटी। इन विच देयर इज ए ग्रेजुअल वेरिएशन, इंक्रीज और डिक्रीज एट रेगुलर इंटरवल आर कॉल्ड
periodic properties and this phenomenon is known as periodicity of an element। तो बच्चों देखिए, अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लूँ, ठीक है, कोई भी अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, अगर मैं लेता हूँ हाइड्रोजन, फिर हीलियम, है ना, फिर लिथियम, ठीक है, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन। तो देखो ध्यान से, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं बोलूँ 1, तो इसको होगा बच्चों कितना, 2,1, ठीक है, ये हो जाएगा 1 2, फिर ये हो जाएगा 2,1, फिर ये कितना हो जाएगा बच्चों 2,2, फिर 2,3। तो देखो बच्चों ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो रहा है, ध्यान से देखो, ये तो देखिए जैसे जैसे मैं बढ़ते जाता हूँ तो ग्रेजुअल इंक्रीज़ होगा या तो डिक्रीज़ होगा, मतलब एक रेगुलर इंटरवल में बाद में वो आ ही जाएगा। मीन्स क्या है कि भाई कोई भी एक प्रॉपर्टी दैट रीअपेयर एट ए रेगुलर इंटरवल, कोई भी एक चीज़ रेगुलरिटी के साथ चलती है, उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, पीरियोडिसिटी, है ना। तो ये आपके ये भी कर लेना आप, ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम अभी नंबर ऑफ शेल्स और इसके बाद जो टॉपिक है वो हम करते हैं, शेल और वैलेंसी पे आते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे सेल्स एंड वैलेंसी के बारे में। अब ध्यान से देखिए, ये शेल्स क्या होते हैं बच्चों, आपको पता है या आपने पढ़ा है छोटी क्लास में, के, फिर एल, फिर एम, है ना, फिर एन, ये होता है नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। ये इंक्रीज़ भी होते हैं, डिक्रीज़ भी होते हैं। अब ध्यान से देखिए इस पे क्या है, अब क्योंकि अभी मैं आगे आपको इसको अच्छे से बताता डाउन द ग्रुप या फिर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो देखिए इसमें आपको पहले से ही बुक में दे रखा है सेल्स और वैलेंसी के बारे में, तो थोड़ा सा सेल्स के बारे में देख लेते हैं कि सेल्स होता क्या है बेसिकली, है ना। अगर मैं इसको डाउन द ग्रुप ले जाऊँ, डाउन द ग्रुप मीन्स कि भाई मैं ऐसे नीचे ले जाऊँ इसको ग्रुप में, ठीक है। तो देखिए मैं कुछ लिखता हूँ इसमें, ग्रुप डाउन द ग्रुप में मैं कोई यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डाउन द ग्रुप, मैं लिखता हूँ सेकंड ग्रुप को, ठीक है। तो ये है बच्चों बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैंडियम, बेरियम, फिर रेडियम। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ, और देखिए जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँगा तो डाउन द ग्रुप जाने पे शेल्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, बेरियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, ठीक है, फिर मैग्नीशियम है 12, फिर ये हो गया 20, 38, ठीक है, 56 और 88। अब हम इतना ज़्यादा नहीं जाते, मैं सिर्फ 2-4 करूँगा, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो देखिए ये होगा 2,2, ठीक है, फिर होगा बच्चों 2,8,2, ठीक है, फिर ये होगा बच्चों 2,8,2, ऐसे करके बच्चों ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसके शेल्स डाउन द ग्रुप में बढ़ रहे हैं। देखो पहले कितने शेल्स है इसके, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पर कितने थे, 2 थे, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स हो गए 3, यहाँ पे हो गए 4, फिर ऐसे ही मैं यहाँ पे जाता रहूँगा तो यहाँ पे बढ़ते रहेंगे बच्चों, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 एंड सो ऑन। तो ध्यान से देखिए बच्चों, डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, राइट। तो डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं बच्चों, क्या, इंक्रीजेस। तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स नीचे जाने पे क्या है, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए नंबर ऑफ शेल्स अलोंग द पीरियड, अगर ये ऐसे में चले अलोंग द पीरियड तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, देखिए देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्या है, ये बच्चों मैंने क्या लिया है, मैंने थर्ड ग्रुप थर्ड पीरियड लिया है। तो देखिए ये क्या है बच्चों, ये है सोडियम, तो ये होगा 2,8,1, मैग्नीशियम है 2,8,2, फिर 2,8,3, फिर 2,8,4, फिर 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7 एंड 2,8,8, ठीक है।
ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। तो बच्चों इस केस पे देखिए, ना तो बढ़ रहे ना तो घट रहे, यहाँ पर सब में 3 है। तो देखिए इस पे नंबर ऑफ शेल्स जो है ना मेरे, वो सेम है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं अलोंग द पीरियड चलता हूँ तो नंबर ऑफ शेल्स मेरे सेम रहते हैं। तो देखिए काफ़ी इजी था ये तो, है ना। अब हम आते हैं वैलेंसी में। वैलेंसी क्या है वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों अब आते हैं वैलेंसी पे। अब बच्चों वैलेंसी क्या होती है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। मतलब क्या बच्चों, कि वैलेंसी डिपेंड करती है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। चलो देखते हैं। तो मैंने 2 एग्जांपल लिए, एक Na और एक Cl। ठीक है, अब देखिए Na, या तो देखिए ये Na क्या है, 281। ठीक है, या तो एक काम कर सकता है, या तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऑब्वियस सी बात है ना। तो भाई इन दोनों में या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा कम मेहनत किस में करनी पड़ेगी उसको, इसमें कम मेहनत उसको 1 इलेक्ट्रॉन देने में करनी पड़ेगी, है ना। भाई 7 इलेक्ट्रॉन लेने से बढ़िया तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। सही बोल रहा हूँ, सही बात है कि नहीं है। तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब भी कोई याद रखना, इसको ऐसे करके याद रखो कि कोई भी आपको कोई चीज़ दे, बस इतना याद रखना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आपको दे रहा है, या फिर आप ऐसे करके याद रखो इलेक्ट्रॉन में ना, कि अगर आप किसी से कुछ चीज़ लेते हो, राइट, अगर मैं आपको कुछ चीज़ दे रहा हूँ, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन, देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसने इसको दे दिया, हटा दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, या कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है, तो इस पे क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा, +1। और पॉजिटिव तो आएगा, अगर मैं दे रहा हूं तो पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव दे रहा हूं ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने में ज़्यादा भलाई थी इसकी। या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब मेन बात ये कि कितने दे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो 1+। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी Na की, 1+, राइट। अब ध्यान से देखो, इस पे क्लोरीन पे आ गए अगर हम, अब क्लोरीन की बात कर रहा हूं, तो या तो भाई ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो भाई देने में ज्यादा, ध्यान से देखो, लेने में फायदा है कि देने में ज्यादा फायदा है, तो लेने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि इस पे इसको कम मेहनत करनी पड़ेगी। यार 1 ले लेगा, इससे बढ़िया थोड़ी ना। अब 1 लेने में ज्यादा फायदा है ना, इसको ध्यान से देखो, कम मेहनत इसको 1 लेने में करनी पड़ रही है। तो जब भी मैं किसी चीज से उधार लेता हूं, मैं किसी से उधारी लेता हूं ना, तो हमेशा याद रखना उसमें नेगेटिव साइन आएगा। और कितनी उधारी ले रहा हूं मैं, 1 ले रहा हूं, तो 1 नेगेटिव। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, क्लोरीन की 1 नेगेटिव। जब भी मैं किसी से पैसे लेता हूं, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं किसी से उधार ले रहा हूं तो नेगेटिव, जब मैं किसी को दे रहा हूं पैसे तो पॉजिटिव, ये याद रखना। और कितने दे रहा हूं, लेट सपोज मैंने 3 रुपए दे दिए किसी को, तो 3+। मैंने 3 रुपए किससे ले लिए, तो 3 नेगेटिव। ये याद रखना बस। ये वैलेंसी का केस बहुत अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब हम क्या है कि हम कभी 9th में या 8th में हम इतना करते ही नहीं इसको, पर देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्टकट ट्रिक से भी कि लेना देना में क्या होता है। ठीक है, तो वैलेंसी का भी हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड में करते हैं इसका लास्ट टॉपिक हमारा। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो बच्चों पहले मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ये 6 हैं, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में देता हूँ हर एक टॉपिक के बारे में। उसके बाद हम डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड का लास्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है एटॉमिक साइज, दूसरा मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो सबसे पहला टॉपिक करते हैं हम एटॉमिक साइज, है ना। तो बच्चों पहला टॉपिक है हमारा एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चों, एटॉमिक साइज होता है, ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस होगा। अब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की दूरी को ही क्या बोला जाता है बच्चों, एटॉमिक साइज। सिंपल है। अब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की दूरी को ही क्या बोला जाता है बच्चों, एटॉमिक साइज। सिंपल है, ये तो बहुत इजी है। तो बच्चों न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की दूरी को, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है बच्चों, एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है बच्चों ये।
तो जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज कब होगा? तो बच्चों इंक्रीज तभी होगा जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो देखिए ध्यान से, अब देखो इसमें कितना नंबर ऑफ शेल है, इसमें 1 और 2 शेल है। अब अगर मैं 3 नंबर ऑफ शेल कर दूं यहाँ पे, 1 2 और ये 3, अब ध्यान से देखो न्यूक्लियस से अब आउटर मोस्ट शेल की दूरी बढ़ गई ना, तो देखो जितने नंबर ऑफ शेल होंगे उतना ही बड़ा एटॉमिक साइज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज तभी होगा जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, सिंपल है। तो एटॉमिक साइज आपको समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक साइज क्या होता है, कि भाई न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है, उसके बीच, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही क्या बोला जाएगा बच्चों, एटॉमिक साइज। और एटॉमिक साइज कब बढ़ता है? जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तभी एटॉमिक साइज बढ़ेगा, या जब नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे तो एटॉमिक साइज कम होगा, सिंपल है ना। तो पहला टॉपिक हमारा एटॉमिक साइज हो गया। अब हम करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है ना। तो बच्चों मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस कंसीडर्ड मेटल। तो बच्चों सिंपल सी बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव आयन गेन करते हैं, पॉजिटिव आयंस हो जाते हैं, फॉर्म पॉजिटिव आयंस एंड कंसीडर्ड एज मेटल। तो जो बच्चों मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटल्स क्या होते हैं, कि भाई जो भी आउटर मोस्ट शेल में जिसके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में, सिंपल सी बात, आउटर मोस्ट शेल में जिसके इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 हो, सिंपल सी बात, जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। सिंपल मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, सिंपल सी बात। जैसे कि Na, तो कितना है इसका 2 8 1। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल, तो ये मेटेलिक कैरेक्टर है, मेटेलिक कैरेक्टर ये शो करेगा, सिंपल सी बात। तो बच्चों एक एक्सेप्शन ये है इसका कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इस पे। पर ये एटम, ये जो भी है हाइड्रोजन, ये मेटेलिक कैरेक्टर शो नहीं करता, सिंपल सी बात। देखो ये तो महाभारत है, इसके बाद में तो आप पूरा एक चैप्टर ही है इस पे, तो इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। मेटेलिक कैरेक्टर जो भी मेटल्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन अगर हैं, तो भैया वो क्या होने वाला है, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट शेल में होगा, मेटेलिक कैरेक्टर को, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, राइट। अब करते हैं हम नॉन मेटेलिक। तो बच्चों अब क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है कि एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन इज नोन एज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब नॉन मेटल। अब नॉन मेटल की पहचान क्या है बच्चों, सीधे सीधे मैं आपको एक चीज बता दूं, जो नॉन मेटल की पहचान होते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल पे क्या होते हैं बच्चों, 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बच्चों अगर मैं इसकी डेफिनेशन को देखूं, ये क्या कह रहा है, विच हैव ए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं क्लोरीन लूं 2 7 और 8, इसका 2 7 2 7 और 7 इसका क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए 2 7 7। तो अगर मैं क्लोरीन की बात करूं 2 7 7 नहीं, क्लोरीन की बात करूं तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसके, अगर मैं कन्फिगरेशन करूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो होती है 287, सॉरी बच्चों 287 होती है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा, समझ में आ रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, जो भी आउटर मोस्ट शेल में अगर जिसके 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट शेल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो, वो नॉन मेटल होता है। अब ऑब्वियस सी बात है नॉन मेटल, तो ये सारे कितने होंगे, गैसियस फॉर्म होंगे, गैस के होंगे, जितनी भी गैस होती हैं सारी नॉन मेटल ही तो होती हैं। तो ये नॉन मेटलिक कैरेक्टर शो करेगा अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सिंपल से बच्चों नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब बच्चों हम ये देखने वाले हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है बच्चों की, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड
हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। तो बच्चों देखिए कितनी एनर्जी चाहिए मुझे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल पे, तो मैं उसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करूँ, कितनी एनर्जी मैं उसको प्रोवाइड करूँ कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बाहर निकल जाए। तो यही क्या होता है बच्चों, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है कि हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है कि भाई मैं कितनी एनर्जी इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को दूं कि वो निकल जाए बाहर, राइट। तो बच्चों आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है दो चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, है ना। तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो बच्चों हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो मैंने बच्चों बताया था आपको कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पहले एटॉमिक साइज, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। उससे पहले बच्चों मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि भाई मैंने इससे पहले आपको बताया क्या कि भाई कितनी एनर्जी लग रही है, राइट। अगर मैं कोई भी एक मैं मैग्नीशियम ले लेता हूँ गैसियस फॉर्म में और उस पर मैं एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी डालूँ तो क्या होगा बच्चों, मैग्नीशियम गैसेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, राइट। तो मैंने कितनी एनर्जी दी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो बच्चों ये इसको ऐसे देखना, एग्जाम्पल है काफ़ी। तो इस पर डिपेंड करता है एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे। तो बच्चों एटॉमिक साइज की बात करूँ मैं कि अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है ना बच्चों, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, वो मैं आपको बताता हूं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और मुझे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट देनी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होती है उसको बाहर निकालने के लिए। तो मुझे क्या देना होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देना होगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को एस्केप करने के लिए। तो बच्चों बहुत ही सिंपल फॉर्म है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि एटॉमिक साइज अगर बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे घटता है। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं अच्छे से। तो देखिए काफ़ी लेंथी होने वाला है पर कोई बात नहीं। देखिए ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे देखो मैं एटॉमिक साइज बढ़ाते जाता हूँ। तो यहाँ से और इसके आउटर मोस्ट शेल में जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगा, देखो काफ़ी बड़ा है, तो एटॉमिक साइज यहाँ पे बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन्स को ना पकड़ के रखता है। इसका एक बॉन्ड होता है पकड़ के रखना इन सारे न्यूक्लियस को। अब वो भाई जो सामने सामने इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको अच्छे से पकड़ सकता है, पर जो दूर होगा उसके लिए उस पर पकड़ जो होगी ना उसकी थोड़ी कमजोर होने वाली है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस वाले आउटर मोस्ट शेल पे क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम होगी। और यही मैं गेम खेल लूंगा क्या कि यहां से अगर मैं हल्की सी भी एनर्जी इसको दूंगा तो ये एस्केप कर जाएगा। समझ में आ रहा है। तो भाई जितना बड़ा एटॉमिक साइज उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उतने हल्की अमाउंट ऑफ एनर्जी में मैं इलेक्ट्रॉन को एस्केप करा सकता हूं। सिंपल है। अब सेकंड फैक्टर क्या है बच्चों की, न्यूक्लियर चार्ज। अब बच्चों इस पे क्या है कि भाई जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना। जितना ही ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब बच्चों यहां पे मैं बोल रहा हूं, यहां पे न्यूक्लियर चार्ज मैंने बहुत ज्यादा कर रखा है, तो भाई यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। भाई ये इसको जाने थोड़ी ना देगा। तो मुझे यहां पर कितनी, यहां पे मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए। बिल्कुल सही बात। तो भाई जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उतना ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में मुझे एनर्जी देनी होगी, है ना।
कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होगी मुझे, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उतना ही ज़्यादा मुझे उसको एनर्जी देनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। ठीक है, ये था बच्चों हमारे पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज, राइट। अब हम सेकंड इसका एक और टॉपिक करेंगे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। तो देखते हैं उसको। अब बच्चों मैं बताता हूँ आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। एफिनिटी मतलब होता है बच्चों अफेक्शन, अफेक्शन मतलब लव, राइट। अब अफेक्शन मतलब क्या, कि कितना इसका लव, कितना टेंडेंसी है इसको एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। अब इससे प्रीवियस वाले में मैंने क्या बताया था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होता था, मैं कितनी एनर्जी दे रहा हूं ताकि एक इलेक्ट्रॉन चल जाए। पर इस केस में क्या होता है बच्चों, मैं क्या करूं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूं और उससे कितना एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एनर्जी उससे रिलीज हुई, ठीक है, क्या हुई, रिलीज हुई। तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो यही क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और बच्चों अगर ध्यान से देखिए, अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लूँ एक्स और उस पर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया, तो बच्चों यहां पर एक्स पे ना नेगेटिव आ जाता है और यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगी, राइट। तो देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इसके ये भी किस पे, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और वो क्या है बच्चों, वो होता है एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। तो वो भी हम देख लेते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, पहला है एटॉमिक साइज, दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। अब ध्यान से देखो, जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा उतना ही कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगने वाली है, राइट। और जितना कम एटॉमिक साइज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगेगी। सिंपल सा केस है बच्चों ये, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज में अगर मैं आता हूँ, तो भाई न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मुझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लगेगा, इतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो सिंपल सा केस है बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ठीक है। अब बच्चों इसका लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों एटम ऑफ मॉलिक्यूल जो अट्रैक्ट करे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वो क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये भी दो चीज़ पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पे, एक होता है एटॉमिक साइज और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज क्या है बच्चों, जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज के जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सिंपल है बच्चों, ये केस आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब बच्चों अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप कर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, और फिर ये पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों अब करते हैं हम अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड अगर मैं बोल रहा हूँ अलोंग द पीरियड मतलब अगर मैं लेफ़्ट से राइट चल रहा हूँ, ठीक है, लेफ़्ट से राइट अगर मैं चलता हूँ एक पीरियोडिक टेबल में, तो देखिए मैंने यहाँ पे NaMgAl SiP HCl एयर, मैंने क्या लिखा है ये सारा यहाँ पे अलोंग द पीरियड। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है सारे, है ना, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है सारे के सारे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो बच्चों देखिए नंबर ऑफ शेल्स, अगर मैं यहाँ से लेफ्ट से राइट चलता हूँ तो नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, देखो 1 2 3 1 2 3 3 3 3, सब में 3 है, तो सारे नंबर ऑफ शेल्स कितने होने वाले बच्चों, ये सेम नंबर ऑफ शेल्स होंगे, ठीक है ना। अब बोल रहा है बच्चों एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज क्या होगा बच्चों इनका, देखिए अब एटॉमिक साइज क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो एटॉमिक साइज क्या होने वाला है बच्चों इसका, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ तो एटॉमिक साइज कितना होने वाला है बच्चों, एटॉमिक साइज का डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की दूरी कितना होने वाला है बच्चों, डिक्रीज होने वाली है, ठीक है। अब बच्चों आते हैं हम वैलेंसी में। अब वैलेंसी में क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए वैलेंसी कितने होने वाली है बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैलेंसी 1 2 3, तो देखो ये तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, और यहाँ पे ये ले सकता है। तो बच्चों ये दोनों पॉसिबिलिटी है कि बच्चों यहाँ पे +1 +2 +3
और -1, -2 और -3 की पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों हो सकता है यहाँ पर, वैलेंसी सारे हो सकते हैं ना, कि यहाँ पे इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। अब देखिए बच्चों आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों इनके, आउटर मोस्ट शेल पे जो आउटर मोस्ट शेल है, तो देखो आउटर मोस्ट शेल में पहले 1 था, 2, 3, 4, 5, तो लेफ्ट से राइट में आउटर मोस्ट शेल पे ये बढ़ रहा है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं लेफ्ट से राइट जाते हुए, तो आउटर मोस्ट शेल पे क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, है ना। ठीक है, अब बच्चों आते हैं हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल में। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल का केस मैंने आपको बताया था बच्चों, कि मैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होता था केस, कि भाई जितना बड़ा एटॉमिक साइज है उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उतना ही कम क्या आयोनाइजेशन एनर्जी लगने वाली है। तो देखो बच्चों यहाँ पे एटॉमिक साइज जो है वो मेरा कम है, अब एटॉमिक साइज मेरा कम है तो ऑब्वियस सी बात है आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होने वाला है ना। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा इंक्रीज हो जाएगा। अब बच्चों आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अब देखो एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या है, वाइस वर्सा है। तो देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा। अगर यहाँ एटॉमिक साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी यहाँ पे ज़्यादा होने वाली, इंक्रीज होने वाली। और यहाँ पे अगर एटॉमिक साइज कम है तो भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज होने वाली है। तो बच्चों इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए अगर लेफ्ट टू राइट में जा रहा हूँ ना, मतलब अलोंग द पीरियड अगर मैं जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये तीनों के तीनों इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इजी और बड़ा अच्छे से आप याद रखना, और ये तीनों इंक्रीज हो तो एटॉमिक साइज हमेशा डिक्रीज होगा, याद रखना आप, ठीक है। अब हम करते हैं डाउन द ग्रुप। अगर मैं डाउन द ग्रुप चलता हूँ बच्चों, तो मैंने पहला ही ग्रुप लिया है, तो देखो हाइड्रोजन, लिथियम, फिर सोडियम, ठीक है। तो ऐसे कर कर मैंने ये पूरा का पूरा लिया है, पोटेशियम, ठीक है। तो ये सारे मैंने लिया, ये मैंने लिखा नहीं है, कोई नहीं, आप यहीं से आप देख सकते हैं। तो देखो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे तो 1 था, यहाँ पे 2 शेल आ गए, यहाँ 3, यहाँ 4, तो नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स इस केस पे बच्चों क्या हो रहे हैं, डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज हो रहे हैं। एटॉमिक साइज यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, एटॉमिक साइज, जो एटॉमिक साइज होगा वो यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक साइज यहाँ पे बच्चों इंक्रीज होगा, ठीक है। एटॉमिक साइज यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। अब चलो ध्यान से देखिए, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 1 1 1 1। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तो बच्चों सब में ही सेम है, तो ये कितना हो जाने वाला है बच्चों, सेम, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अब वैलेंसी देखते हैं बच्चों, सबकी वैलेंसी 1 1 1 1, इसको छोड़ दो, हाइड्रोजन तो एक्सेप्शन है, इसको छोड़ के देखिए 1 1 1, तो ये सारे क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितने होने वाली है बच्चों, +1 होने वाली है इसकी वैलेंसी, है ना। अब बच्चों ऑब्वियस सी बात है, देखो ध्यान से, एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये दोनों, ये तीनों इसके साथ ही क्या होते हैं, ठीक है, इसी के साथ होते हैं। अब ध्यान से देखो, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑब्वियस सी बात है क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होने वाली है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज है बच्चों तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होने वाली है। तो सीधे सीधे बात यह है बच्चों कि अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं, मैं नीचे जाता हूं, ग्रुप ग्रुप ग्रुप, अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो सब डिक्रीज, ग्रुप डिक्रीज, ग्रुप डिक्रीज, तीनों डिक्रीज होंगे ग्रुप में। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तीनों डिक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप में। और अलोंग द पीरियड में तीनों इंक्रीज होते हैं। बस ये याद रखोगे आप तो सब चीज़ हो जाने वाला है, और इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा समझ में आया होगा, पूरा चैप्टर। अब इसके जो अब इसमें जो न्यूमेरिकल्स है इसमें तो छोटे मोटे हैं, वो हम थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे। और आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम जल्दी से इसका, मैं जो इम्पोर्टेंट है, बच्चे बोल रहे हैं मुझे बहुत ही कि सर प्लीज़ आप जो इस क्या बोलते हैं, इस केमिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं कराने वाला हूँ, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट मैं जल्दी कराऊंगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स तो इजी है, वो आप 9th में भी कर चुके हो, तो इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा आप लोगों के लिए।
पर जो मोल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल नया टॉपिक है, तो वो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है, बड़ा इजी तरीके से। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू बच्चों।